नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सूडान की बात करेंगे कि सूडान किस तरीके से धरती पर एक जीता जागता जहन्नुम बन चुका है। आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सूडान से हमारा क्या मतलब, सूडान के बारे में जानने से हमें क्या मिलेगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सूडान की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा। भारत में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं। भारत का जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो बहुत निष्क्रिय है पॉलिटिक्स के मामले में। यहां तक कि वो 5 साल में एक बार वोट देना भी पसंद नहीं करता। यानी कि इस तरीके की निष्क्रियता भारतीयों के अंदर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आप पॉलिटिक्स पसंद करें या ना करें, आप पॉलिटिक्स में भाग लें या ना लें। पॉलिटिक्स का प्रभाव, मैं कहूंगा दुष्प्रभाव इसलिए क्योंकि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बुरे लोग वहां पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे, तो उसका प्रभाव जो है वो दुष्प्रभाव ही होगा। तो आप पॉलिटिक्स करें ना करें, उसमें पार्टिसिपेट करें ना करें, उसके दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये देखेंगे कि वहां जो निष्क्रिय लोग थे, जो एक तरीके से कहें तो इनोसेंट लोग थे, वो किस तरीके से मार काट का शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन लोगों ने लड़ना नहीं सीखा, तो आज वो ही लोग किस तरीके से इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। एक चीज और, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कई मायनों में जो सूडानीज लोग हैं, जो सूडान के ओरिजिनल लोग हैं, वो भी भारतीय लोगों की तरह थे। वो भी मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते थे, वो भी प्रकृति की पूजा करते थे। पर जब वहां पर इस्लाम का हमला हुआ तो किस तरीके से वो कन्वर्ट हुए, किस तरीके से जो उनका ओरिजिनल कल्चर है वो चेंज हो गया, और आज वो ही लोग इस हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो अगर सिमिलैरिटी देखें तो उनसे भारतीयों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो उन लोगों ने गलतियां की उससे किस तरीके से सीखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं शुरू करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। देखिए, अगर हम सूडान की करंट सिचुएशन को जानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां एकदम से सिचुएशन इस तरीके की हो गई। उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे जो लोग हैं उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनका कल्चर है, यानी कि वहां की डेमोग्राफी है। तो वहां के इतिहास और डेमोग्राफी को समझना होगा अगर हम आज की करंट सिचुएशन को समझना चाहते हैं। और इतिहास के साथ साथ उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई, और डेमोग्राफी चेंज होने के बाद ये वाली सिचुएशन हुई है। तो वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, एमनिस्ट मतलब जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरीके से भारत में होता है, जहां प्रकृति की वायु, जल, सन है ना, इन सबको भगवान के रूप में, उसी इमोशंस के रूप में देखा जाता है जो इंसान के अंदर होते हैं। तो वहां पर एक हिस्सा वो है जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, जो वहां की जनजातियां हैं। शुरू में सारे लोग वो ही थे, लेकिन आज बहुत ही 5, 7, 8% वो लोग बचे होंगे। अब देखिए, जो ओरिजिनल लोग थे उन पर जब इस्लाम आया, अस्तित्व में जब इस्लाम आया तो उन पर हमले होने शुरू हुए। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद वो हमले और तेज हुए। जो खलीफा लोग थे उन्होंने हमले बहुत तेज कर दिए। अफ्रीका में लोगों ने कन्वर्ट होना शुरू किया। जो ये लोग हैं, जो अफ्रीकन जो लोग हैं, जो मुसलमान हुए, उनको कहा जाता है अफ्रीकन मुसलमान या फिर नॉन अरेबिक मुसलमान, जो वहां के ओरिजिनल से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। ठीक है, आप ये समझते जाना, क्योंकि जो युद्ध होगा, जो हिंसा होगी, वो इस तरीके से ही होगी कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो एक वहां एमनिस्ट हैं जो वहां प्रकृति को मानते हैं, जो बहुत कम है। उससे ज्यादा जो वहां कन्वर्ट हुए अफ्रीकन मुसलमान, वो लोग हैं। तीसरे लोग हैं अरेबिक मुसलमान। अरेबिक मुसलमान जो अरब से आए, देखिए खासकर ये इजिप्ट से आए हैं। इजिप्ट है तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा, लेकिन अगर पीछे से वो पूरा कनेक्ट करें तो उनको अरेबिक मुसलमानों के हिसाब से जाना जाता है। तो ये है अरेबिक मुसलमान। तो देखिए, जो सूडान है उसके साथ में इजिप्ट है, तो इजिप्ट से सूडान में लोगों ने ट्रांसफर, शिफ्ट करना शुरू किया, वहां से माइग्रेट करना शुरू किया और सूडान के अलग अलग हिस्सों में बस गए। देखिए, यहां पे लोग बस गए, ऐसा नहीं कि सारे लोग यहां बस गए, यहां से बहुत सारे लोग यहां पे दारफुर, यानी कि जो सीमांत इलाके हैं, जो सीमाओं वाले इलाके हैं, वहां पर जाके बस गए, और बहुत सारे लोग
यहां पर सब जगह आकर बस गए। यहां साउथ की तरफ काफी कम बसे थे, थोड़े बहुत, लेकिन यहां ज्यादा नहीं आए, लेकिन यहां काफी हुए और यहां पर तो बहुत ही हुए। और इस तरीके से माइग्रेशन लगभग 300 साल चलता रहा। देखिए हुआ क्या, 1517 के अंदर ओटोमन जो अंपायर था, जो तुर्क साम्राज्य था, उसने इजिप्ट पर हमला किया। उस समय इजिप्ट से माइग्रेशन बढ़ गया और हर तरीके के लोग, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे ऑफिसर लोग हो, सैनिक लोग हो, हर तरीके के लोग सूडान में माइग्रेट कर रहे थे। ठीक है, और इस तरीके से 300 साल चलता रहा। एक समय ऐसा आया, देखिए जब बहुत सारे लोग वहां आ गए, है ना, अब जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी लोग, पाकिस्तान के लोग भारत में बस जाएं, तो उनको चप्पे चप्पे के बारे में पता होगा भारत में कि कहां पे क्या चीज है, कहां पे जो भारत की शक्तियां हैं, कहां पर भारत कमजोर है, इस तरीके से हर चीज पता होगी। तो सूडान में भी इस तरीके से लोग, इजिप्ट के लोग बसते चले गए। और एक समय आया 1821, लगभग 300 सवा 300 साल बाद, इजिप्ट का एक राजा था मोहम्मद अली पाशा। यह व्यक्ति गवर्नर था ओटोमन अंपायर के अंदर। ओटोमन अंपायर में यह गवर्नर था और वैसे इजिप्ट का यह राजा था। तो इसने सूडान पर हमला कर दिया और सूडान पर कब्जा हो गया। तो 1821 1822 में सूडान पूरी तरह से इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया। अब जो वो कंट्रोल है, इजिप्ट प्लस ओटोमन, इजिप्ट प्लस तुर्की, उन दोनों का कंबाइंड शासन सूडान पर चलता रहा। तो ये चलता रहा लगभग 1885 तक। 1880 में सूडान का एक रिलीजियस लीडर हुआ मोहम्मद अहमद नाम से। उसने आंदोलन चलाए इस इजिप्ट तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सूडान के अंदर, और एक समय ऐसा आया 1885 में वो सफल हो गया। वहां के लोगों ने इजिप्ट से, तुर्की से आजादी प्राप्त कर ली। यह 1885 की बात। तो इस तरीके से देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी वहां पर जातियां हो गई, या वहां पर कौन कौन सा रिलीजन हो गए। वहां पे ओरिजिनल लोग हो गए, प्रकृति को मानने वाले। वहां अफ्रीकन मुसलमान हो गए जो कन्वर्ट हुए थे। वहां अरेबिक मुसलमान हो गए। अरेबिक मुसलमान यानी कि जो इजिप्ट से आए थे। अब इजिप्ट से भी दो तरीके के मुसलमान हैं, है ना। एक मुसलमान है जो यहां बसे, या फिर जो मोहम्मद अली पाशा के जो राज में काम करते थे, जो उस तरीके के पढ़े लिखे लोग, एक तरीके से अगर कंपैरिजन माना जाए तो वहां के जो समृद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहां बसे हुए हैं। और इजिप्ट के ही दूसरे तरीके के लोग, जो जनजातियां हैं, जो ऊंट पालक हैं, जो बंजारे टाइप के लोग हैं, वो यहां पर दारफुर, जो इसका पश्चिम इलाका है, यहां पर आकर बस गए। तो यहां पर भी दो तरीके के लोग हैं इजिप्ट के। अच्छा, अब 1898 के अंदर, यानी कि 1885 में सूडान आजाद हो गया इजिप्ट से। लेकिन इजिप्ट ने अब की बात 13-14 साल बाद 1898 में, जब अंग्रेज मजबूत हो रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सूडान पर दोबारा हमला कर दिया। 1898 में सूडान दोबारा गुलाम हो गया। अब की बार तुर्क लोग तो हट चुके थे, इजिप्ट और ब्रिटिशर्स का कंबाइंड जो है, ब्रिटिशर्स और इजिप्ट दोनों ने मिलकर सूडान पर कब्जा कर लिया। अब कहने के लिए तो इजिप्ट ने कब्जा किया, लेकिन जो मेन शासन था वो अंग्रेजों का था। अब देखिए, जो अंग्रेज लोग हैं, है ना, अभी तक मुसलमान बसे हुए थे। जब अंग्रेज लोग आए तो जिस तरीके से बहुत सारे हिंदू लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए, उसी तरीके से सूडान के लोग भी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट भी हुए, और बहुत सारे अंग्रेज बाहर से आकर सूडान में बस गए। और सूडान के किस एरिया में बसे, जो ये साउथ वाला जो पार्ट है, यहां पर अंग्रेज लोग बहुत बड़ी संख्या में बसे। तो अंग्रेज लोग हो गए यहां पर, जो बहुत सारे जो एमनिस्ट थे, जो ओरिजिनल अफ्रीकन थे, वो भी यहां हैं, थोड़े बहुत मुसलमान लोग यहां पर हैं। तो इस तरीके से जो डेमोग्राफी है सूडान की, वो इस तरीके से है। इस डेमोग्राफी से ही आगे चल के दंगे होंगे, इस डेमोग्राफी की वजह से। अब आप ये बात समझें, यह है मोहम्मद अली पाशा, जो इजिप्ट का जो राजा था, जिसने हमला किया सूडान के ऊपर। अच्छा, यहां पे एक बात क्या इंपॉर्टेंट थी, जब इजिप्ट ने हमला किया अंग्रेजों के साथ मिलकर, उससे क्या बात प्रूव होती है, उससे क्या, जो उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मत का कॉन्सेप्ट मतलब हर जगह का मुसलमान दूसरे मुसलमान का, चाहे वो किसी भी कोने में हो, वो भाई है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो नैरेटिव है, इसकी पोल खुलती है। जो ब्रिटिशर है वो तो गैर मुसलमान ही है, तो एक मुसलमान ने गैर मुसलमान के साथ मिलकर, तीसरा जो मुसलमान कंट्री था पूरा सूडान, जो लगभग मुसलमान कंट्री था, उस पर हमला किया। तो ये जो उम्मत वाली बात है ना, जो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, ये जो नैरेटिव है, ये एक फेक नैरेटिव है, जो इससे पता चला। ठीक है। अच्छा, अब ये है मोहम्मद अहमद, जिन्होंने आजादी प्राप्त की तुर्क प्लस
इजिप्ट के शासन से, जो 13 साल चला था। अब अंग्रेजों ने हमला कर दिया। अब सूडान 1956 के अंदर अंग्रेजों से आजाद हुआ। अब देखिए, जो मेन कहानी है दंगों की, अब यहां से शुरू होती है। अभी तक अंग्रेजों का राज था, इसलिए अंग्रेज एक, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक न्यूट्रल होकर, देखिए क्रिश्चियंस उन्होंने बनाए, क्रिश्चियंस वहां से आए भी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आज से तुलना करें तो सिचुएशन बेटर थी। अब अगर आप उस नक्शे को देखेंगे, ये देखिए, ये जो सूडान का नक्शा है जो हमने बात की थी, अंग्रेज यहां आकर बस गए, एमनिस्ट भी यहां पर काफी कुछ थे, है ना, और जो अफ्रीकन लोग थे जो प्रकृति की पूजा करते थे वो लोग भी यहां पर काफी मात्रा में थे। अब जब आजाद हुआ देश, सूडान जब आजाद हुआ तो मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे और उसमें भी अरेबिक मुसलमान मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने वहां पर शरिया लॉ लगा दिया, यानी कि इस्लामिक लॉ लगा दिया। अब ये लोग तो है क्रिश्चियंस, इनका शरिया से क्या मतलब, जो शरिया है वो एक धार्मिक लॉ कम और सोशल लॉ ज्यादा है, यानी कि भाई बुर्का पहनोगे महिला ये नहीं करेगी, ये बंदा ये नहीं करेगा, हाथ काटे जाएंगे, इस तरीके से जो शरिया लॉ है, तो वहां के क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा खुद को दबा हुआ कुचला हुआ महसूस करने लगे, तो इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ये जो आंदोलन है इसके चलते वहां गृह युद्ध छिड़ा, और गृह युद्ध कम नहीं 50 साल चलता रहा। 1956 के अंदर देश आजाद हुआ और 1955 से वहां गृह युद्ध चालू हो गया। दो बहुत बड़े बड़े गृह युद्ध हुए जो सालों सालों चलते रहे, और उस गृह युद्ध में, उन गृह युद्धों में लगभग 15-20 लाख लोग मरे और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। तो एक समय ऐसा आया जब वहां की सरकार ने जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको स्वायत्त शासन देते हैं, यानी कि आप अपना शासन अपने हिसाब से चलाओ, और 5 साल बाद फिर से सिचुएशन एनालाइज की जाएगी कि आप क्या चाहते हो। तो साउथ जो सूडान था वो 5 साल बाद यहां पर जन्मत हुआ, और 2011 के अंदर इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई इनके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है, हम दबे कुचले ही रहेंगे, तो ये अलग देश बन गया साउथ सूडान करके। तो सूडान से 2011 में साउथ सूडान अलग होकर अलग देश बन गया, नया देश बन गया। एक बात तो हो गई है, जो 50 साल गृह युद्ध चला उसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उसके बाद साउथ सूडान अलग देश बना। अब आइए नेक्स्ट स्टोरी पे, जो आज की करंट सिचुएशन से रिलेटेड है ना। इस हिस्ट्री को समझकर, है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझकर आपको समझ में आएगा कि इस्लामिक पावर पॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रही है वहां पर, है ना। अब देखिए, ये जो वहां का डिक्टेटर था, 1989 में ये डिक्टेटर बना उमर अल बशीर, और ये भी उसी समाज से था जो इजिप्ट से, जो समृद्ध लोग थे, इन्हीं लोगों में से ये एक व्यक्ति था जो वहां का डिक्टेटर बना। अब जब डिक्टेटरशिप चलती रही तो 2000 के अंदर जो यहाँ के लोग थे, जो अफ्रीकन मुसलमान थे, है ना, दारफुर में, जो पश्चिम सूडान में थे, है ना, अब है तो ये मुसलमान, शरिया लॉ है, लेकिन उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अफ्रीकन मुसलमान है ना, और ये समृद्ध मुसलमान है, तो ये लोग इनके कंपैरिजन में लोअर मुसलमान है, लोअर जाति के मुसलमान है। तो इन लोगों ने विद्रोह किया इक्वल राइट्स के लिए, कि इक्वल हो। जो पहले वाला जो आंदोलन हुआ था साउथ सूडान के टाइम पे, वो हुआ था डेमोक्रेसी के लिए, है ना, क्योंकि वो अलग रिलीजन के थे। अब ये लोग रिलीजन सेम है, लेकिन इनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि ये अफ्रीकन मुसलमान है, यानी कि जाति अलग अलग है, जो कल्चर है वो अलग अलग है, भाषा जो है वो अलग अलग है, अफ्रीकन मुसलमान और अरेबिक मुसलमानों की। तो इन्होंने इक्वल राइट्स के लिए आंदोलन करना शुरू किया 1999, 2000, 2001 के अंदर। तो इस भाई ने क्या किया, जो वहां का जो डिक्टेटर था उसने सेना को नहीं बुलाया, सेना से कुछ होंगे फ्रिक्शंस होंगे, सेना अपने हिसाब से काम करती है इस्लामिक कंट्री में, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सेना बनाने की सोची, यानी कि उसकी अपनी सेना हो जो मेरे इशारे पे, जो उसके इशारे पे काम करे। तो जो वो सीमांत इलाका था ना, जहां अरेबिक मुसलमान सीमांत इलाकों में बसे थे, जो जनजाति लोगों से बिलोंग करते थे, ये वाला जो इलाका था, है ना, इन लोगों से, जो अरेबिक मुसलमान थे, जनजातीय लोग थे, जो ऊंट पालते थे, जो बंजारे टाइप के लोग थे, इसने उन लोगों से कांटेक्ट किया, है ना, वो जो वहां के लड़ाके थे उनसे कांटेक्ट किया, उनकी सेना बनाई, उनको इकट्ठा किया, और जो वो आंदोलन हो रहा था अफ्रीकन मुसलमानों का, उन पर हमला कर दिया। उस हमले की बदौलत मतलब इतनी मारकाट मचाई कि उस आंदोलन को बिल्कुल क्रश कर दिया गया। तो जो वो फोर्स है जो उसने बनाई, जो इस तानाशाह ने बनाई, आज के टाइम में उसे बोला जाता है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी कि
इस व्यक्ति को तुरंत सपोर्ट करने के लिए जो फोर्स बनाई गई वो थी आरएसएफ। ठीक है, उस आंदोलन को उसने दबाया। उसके अलावा इसके जो विरोधी लोग थे, जो इसका तख्ता पलट कर सकते थे, जो भी इसके अपोजिशन में जो लोग थे, उन सबको क्रश करना, किसी तरीके का कोई आंदोलन हो उसको क्रश करना, प्लस वहां की जो मेन आर्मी थी सूडान आर्म्ड फोर्सेस, उस पर दबाव बनाना, इस आरएसएफ का काम था। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ये आरएसएफ का हेड है आज की डेट में, और ये जो व्यक्ति है ये बुरहान, इस व्यक्ति का नाम है बुरहान, ये वहां की जो आर्मी है सूडान आर्म्ड फोर्सेस, ये उसका हेड है। तो उसने ये आर्मी इस व्यक्ति को ना बुला के, इस व्यक्ति को ना चुन के, इसको चुना किसी भी आंदोलन को क्रश करने के लिए, और ये आर्मी के रूप में स्थापित हो गया। ये मतलब एक ऐसे ग्रुप के, एक इंडिविजुअल आर्मी के रूप में स्थापित हो गया जो राजा की खुद की आर्मी है। तो इस तरीके से ये समय चलता गया। 2018-2019 में फिर से क्या हुआ कि एक सिचुएशन फिर से आई जब वहां के लोगों ने डिक्टेटरशिप के विरोध में आंदोलन करने शुरू कर दिए। अब की बार क्या हुआ कि ये जो दो व्यक्ति हैं, ये आरएसएफ का हेड है और ये एसएएफ का हेड है। एसएएफ यानी सूडान आर्म्ड फोर्सेस और आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये दोनों व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर वो जो सिविल सोसाइटी थी उसके साथ मिलकर जो तानाशाह था अल बशीर, उसका तख्ता पलट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने यह सोचा कि ये लोग मेरे साथ काम करेंगे, उस व्यक्ति की, ये देखिए, ये व्यक्ति जिसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस बनाई है ना, इस व्यक्ति की तख्ता पलट करने में इसी व्यक्ति ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। उसने इस व्यक्ति को पाला और इसने आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर उसका तख्ता पलट कर दिया। अब इन दोनों लोगों ने, जो वो सिविल सोसाइटी थी, जो वो सिविल आंदोलन था, उसके नेताओं के साथ मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाया। कई साल तक तो उनमें भी आपस में लड़ाई होती रही कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होगी। फिर लास्ट में वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचे, ये दोनों लोग प्लस वो जो सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, कि भाई एक व्यक्ति, जो उन लोगों ने एक व्यक्ति चुना हमदोक नाम का, इस व्यक्ति को वहां का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जो सिविल सोसाइटी का बंदा था। इसकी रेपुटेशन वहां पर अच्छी थी, एक इकोनॉमिस्ट की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह उसकी इमेज थी। अब देखिए, जहां तक इमेज की बात है, उनमें से तो मेरा विश्वास बहुत कम हो गया है। मुझे नहीं पता कि सच में ये इकोनॉमिस्ट है नहीं है। जब से बांग्लादेश का केस हुआ है, मोहम्मद यूसुफ अगर जैसा इकोनॉमिस्ट हुआ तो फिर क्या ही हुआ, लेकिन कहा यही जाता है कि ये एक इकोनॉमिस्ट है। तो ये एज अ प्रेसिडेंट वहां पर स्थापित कर दिया गया। और डिसीजन क्या हुआ कि 3 साल के अंदर, यह है 2019 की बात, 3 साल के अंदर वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो ये जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच में, और जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में यह डिसाइड हुआ 2022 में इलेक्शन कराए जाएंगे, और उस समय के लिए उस व्यक्ति को, जो हमदोक है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब इंतजार होता रहा 2022 का, लेकिन उससे 1 साल पहले 2021 के अंदर जो वहां की फोर्सेस थी, जो वहां की आर्म्ड फोर्सेस है एसएएफ, इस व्यक्ति ने वहां का तख्ता पलट कर दिया और हमदोक को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। उस पर इतना प्रेशर बना, अपनी जान का इतना प्रेशर बना कि हमदोक ने वहां से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन होने के बाद वो जो सारी शक्ति है वो वहां की आर्म्ड फोर्सेस के पास, वहां की सेना के पास आ गई। कहने का मतलब यह है कि वो जो दो लोग हैं, अब सारी शक्ति इन दोनों लोगों के पास फिर से आ गई। देखिए, जब 3 साल पहले की बात थी, जब 2019 में आंदोलन हुआ, तो जो लोग हैं उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, वो बहुत उफान पे थी। उस समय आर्मी ने उनकी बात मानी, ठीक समझी। लेकिन जैसे जैसे वो जोश खत्म होता गया पब्लिक का, उस सिविल सोसाइटी का, इसने मौका देखकर उनका तख्ता पलट कर दिया, उसको हिरासत में ले लिया। ठीक है, अब उसका रिजाइन कराया। अब जो पावर है वो इन दोनों व्यक्तियों के हाथ में है। ये वहां की जो मुख्य आर्मी है उसका हेड है, और ये वो जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है जो वहां के तानाशाह ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी, ये उसका हेड है। अब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसने ये देखा कि भैया मैंने बाकी सब तो हटा दिया, अब खाली बचा है ये। तो इसने डिक्लेयर किया कि हम ये जो पैरेलल फोर्स है, ये जो पैरेलल सेना है, इसको जो मुख्य आर्मी है उसमें इंटीग्रेट करेंगे। इस व्यक्ति की, इस ग्रुप की एक खास बात क्या है, इसके पास गोल्ड माइंस का कब्जा है। वहां देखिए, जो गोल्ड है उसके उत्पादन में सूडान बहुत आगे है, बहुत टाइम से वो एक्सपोर्ट करता है। तो वहां की जो खाने हैं, उन खदानों पर इस ग्रुप का कब्जा है।
और ये ग्रुप जो आरएसएफ है ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है रूस, यूएई जैसे देशों को, तो इस पर पैसे की कमी नहीं है। उस पैसे से ये हथियार खरीदता है, लोगों को भर्ती करता है, यानी कि एक पावरफुल ग्रुप है। तो इसको लगा कि जो अब सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये है, तो इसने डेमोक्रेसी के नाम पे कि भाई फौज तो एक ही होनी चाहिए देश की, इसके नाम पे बोला कि भाई इसको आरएसएफ को एसएफ के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा और जो दुनिया भर से जो पैसा आता है देश के अंदर वो एक ही जगह जो मुख्य भंडार है देश का उसके अंदर जाएगा। इस तरीके का कोई अलग से ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये जो आरएसएफ का हेड है अभी तक वो इसके साथ था, चाहे तानाशाह को हटाना हो, चाहे जो सिविल जो आंदोलन हुआ था उस पर कब्जा करने वाली बात हो, अभी तक ये इसके साथ था। लेकिन जैसे ही इसको अपने ऊपर हमला लगा, उसे लगा कि यार ये तो मेरी स्वतंत्रता, मेरी आजादी, मेरा पैसा, सब कुछ इसके कब्जे में चला जाएगा, तो इसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और वो विद्रोह ही आज सिविल वॉर के रूप में, गृह युद्ध के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप ये देखो कि ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों अरेबिक लोग हैं, ये समृद्ध अरेबिक ग्रुप का है जो नॉर्थ सूडान में है ना, और ये वो जो सीमांत लोग है ना, जो जनजाति लोगों से बिलोंग करते हैं, जो ऊंट पालक हैं, ये उस समाज का है, लेकिन है दोनों अरेबिक। अब इन दोनों अरेबिक लोगों में युद्ध चल रहा है। अब देखिए जो युद्ध चल रहा है, अब देखिए जो सूडान की आर्मी है उसका कंट्रोल है इस वाले इलाके पे, पूरे नॉर्थ इलाके पे, और जो ईस्ट इलाका है उस पे भी उसका कब्जा है। और जो आरएसएफ है वो यहां की है, जो अफ्रीकन मुसलमान है और जो सीमांत अरेबिक मुसलमान है वो यहां पे, और जो खार्तूम है जो राजधानी है उस पे आरएसएफ का ही कब्जा है। ठीक है, अब देखिए दोनों जो ग्रुप हैं आरएसएफ और एसएफ, उनमें लड़ाई चल रही है कि देश पर कौन कब्जा करे। तो जो ये आरएसएफ है इसको कब्जा करना है, और इसके लिए वैसे तो दोनों ही, लेकिन मुख्य तौर पर ये इसका उद्देश्य है कि लोगों में किस तरीके से डर बैठाया जाए, टेरर उनके दिलों में बैठा दिया जाए। लोगों के दिलों में डर होगा तो वो इसका अपोज नहीं करेंगे। देखिए अगर कब्जा करना है तो क्या करना होगा, वहां के जो सारा सिस्टम है उस पर कब्जा करना होगा, है ना, तो लोग अपोज करेंगे। तो वो लोग अपोज ना करें किसी भी तरीके का, उनमें डर बैठाना जरूरी है। तो उनको टेरराइज करने के लिए उनको मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को, महिलाओं को उठाया जा रहा है, और जो रेप्स हैं वो सामूहिक रेप्स करे जा रहे हैं। सैटेलाइट से इस तरीके की पिक्चर आई है जहां लोगों की सामूहिक कब्र हैं, यानी कि इस तरीके से हिंसाएं चल रही हैं। अब जो ये हिंसा हुई है 1921-22 से जो चालू हुई है, लगभग 40-50 हजार लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। और सोचने वाली बात पता है क्या है, दोनों अरेबिक लोग हैं, है ना, और दोनों के हाथों में हथियार है। तो वो जो दोनों ग्रुप हैं उनके लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। तो मर कौन रहा है, जो दारफुर में जो अफ्रीकन मुसलमान हैं वो इनोसेंट लोग हैं, उनके पास हथियार नहीं है, वो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए, वो नहीं जानते हाउ टू फाइट, उनसे वो इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। तो शिकार कौन हो रहा है, नॉन अरेबिक लोग। लड़ाइयां किसके बीच में हो रही है, अरेबिक लोगों के बीच में, जो सीमांत अरेबिक हैं और जो समृद्ध अरेबिक हैं, जो पढ़े लिखे अरेबिक हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे अरेबिक हैं, उन दोनों में लड़ाइयां हैं। और मर कौन रहा है, अफ्रीकन मुसलमान, सूडानी मुसलमान, यानी कि वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं जो कन्वर्ट हुए थे, है ना, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको इस सिचुएशन की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी। अब क्योंकि वो अफ्रीकन मुसलमान है, यानी कि लैंग्वेज में डिफरेंस है ना, जाति में डिफरेंस है, तो उनके प्रति जो अरेबिक मुसलमान है उनमें इमोशंस नहीं है कि भैया मरो तो मरो, हमें इस पर कब्जा करना है। तो इस तरीके की सिचुएशंस है। तो पहले जो साउथ सूडान बना था अलग कंट्री, उस गृह युद्ध में वो जो 50 साल चला था उसमें 20 लाख लोग कम से कम मारे गए थे, करोड़ों विस्थापित हुए थे। और इस वाले गृह युद्ध में 40-50 हजार लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब हम करते हैं विडंबना की बात। देखिए विडंबना क्या है, इतने लोग मारे जा चुके हैं पहले भी और आज भी मारे जा रहे हैं, लेकिन चाहे भारत का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो या वर्ल्ड का मुसलमान हो, उसको कोई कंसर्न नहीं है। उसको कंसर्न है पैलेस्टाइन के मुसलमानों की, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है गैर मुसलमान कंट्री से, इसलिए वहां का जो पैलेस्टाइन का मुसलमान है उसे मजबूर मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन जो ये लड़ाई है जिसमें लाखों मुसलमान मर चुके हैं, इसका किसी को कंसर्न नहीं है। इसमें कंसिडरेशन ये है, इसमें समझ ये है कि ये तो घर की लड़ाई है, इसमें कोई मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक पार्टी गैर मुसलमान है तो फर्क पड़ता है, तो उम्मत का कॉन्सेप्ट आता है, तो मुसलमान मुसलमान
भाई भाई का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, इस तरीके की जो पार्शियलिटी है, इस तरीके का ह्यूमन वैल्यू के विरुद्ध जो आचरण है, जो भारत में बहुत सारे हैं जो पैलेस्टाइन्स की बात करते हैं, वो कभी सूडान की बात नहीं करते। ये सच में एक बहुत सोचनीय विषय है। क्या उन लोगों की जान की कीमत नहीं है? तो भारतीयों के लिए समझने वाली बात यह है कि जो अफ्रीकन मुसलमान थे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने भी लड़ना नहीं सीखा, उन्होंने भी पॉलिटिक्स के प्रति निष्क्रियता दिखाई। जब इजिप्ट से मुसलमान आते जा रहे थे, भरते जा रहे थे सूडान के अंदर, तो उनको लगा मुसलमान मुसलमान भाई भाई, और जो वो मुसलमान भाई भाई है उसका कॉन्सेप्ट, उसकी असलियत आज उन्हें पता पड़ रही है, अपनी जान देकर, अपनी बहन बेटियों की जान को खतरे में डालकर। तो ये भारतीयों के लिए भी सीखने वाली बात है कि इतने निष्क्रिय ना हो जाएं पॉलिटिक्स के प्रति कि उसमें पार्टिसिपेट लेना तो दूर, जो 5 साल में जो एक बार इलेक्शन होते हैं उसमें वोट डालना भी वो ठीक नहीं समझते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें सूडान जो है वो किस तरीके से हिंसा का शिकार पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर में भी वो ठीक हो पाएगा। जो सीरिया की हालत है, जो पैलेस्टाइन की हालत है, उससे भी बुरी सिचुएशन में आज सूडान है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और विषय पर, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।